बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें स्टार्ट करना है सिग्निफिकेंट डिजिट्स से। कल जो हमने टॉपिक कवर कर लिए थे वो इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स था। उसमें स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डाटा, उनकी आगे टाइप्स। उसके बाद हमने स्केल्स को पढ़ा था, नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो स्केल और इंटरवल स्केल्स। उसके बाद हमने मेजरमेंट ऑफ एरर्स पढ़े थे। मेजरमेंट ऑफ एरर्स में हमने बाइस्ड एरर और रैंडम एरर्स को देखा था। हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब सिग्निफिकेंट डिजिट्स, जब कोई नंबर लिखा हुआ है और उसमें आपने पता करना है कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। जैसे पहले ऑप्शन में वो कह रहा है 2.500, इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4 हैं। दूसरे पॉइंट पे आप देखते हैं तो 0.04 और 0.000237, इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट 1 और 3 हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो पहले 2.500 था उसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं और सेकंड में जो 0.04 है या 0.000237 है, इसके अंदर 1 और 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसे हैं, ये हमको कैसे पता चलेगा। ये मैं सारे बताता हूं आपको। उसके बाद वो कह रहा है थर्ड ऑप्शन में कि 7.5400 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 जो है, इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है। और चौथे पॉइंट में वो कह रहा है 20.3 और 0.1001 सो ऑन, इनके अंदर 3, 4 और 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ये हमें पता कैसे चलेगा, हम इनको मेजर कैसे करेंगे कि इसके अंदर इतने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, इसके अंदर इतने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। आप इसको कुछ भी ना पढ़ें, जस्ट एक रूल आप याद रखें कि पहला था 2.500। जब भी आपने सिग्निफिकेंट डिजिट्स मालूम करने हैं तो डेसिमल जो है उसको आपने उठाकर बिल्कुल एंड में ले जाना है। डेसिमल को उठाकर आपने एंड में ले जाना है, यहां आएगा, इधर आएगा और यहां पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2.25, ये पॉइंट इसमें नहीं है, 2500 और यहां पर डेसिमल हमने लगाया। अब इनके अंदर हम देखते हैं तो 0 सिग्निफिकेंट है। 0 क्यों सिग्निफिकेंट है? अगर हम पॉइंट्स को इस तरफ लेकर आ जाएं यहां पर, तो ये इसको इफेक्ट कर रहा है। आदि यानी कि ये 2500 की बजाय 250 रह जाएगा जब हमने इसका डेसिमल को एंड से पीछे ले आना है। हमने ये देखना है, अगर नेक्स्ट में हम देखते हैं उसमें मजीद क्लियर होगा। 0.04, इसमें वो कह रहा है 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है। 0.04 हम पॉइंट्स को एंड पे ले जाएंगे सिग्निफिकेंट डिजिट मेजर करने के लिए, तो ये क्या बन जाएगा? सिर्फ 4 बन जाएगा। अगर पॉइंट्स को हम यहां से उठाकर इधर ले आएंगे, यहां पॉइंट लगा दें, तो ये 4 पॉइंट बन जाएगा। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे पास सिर्फ एक ही है, क्योंकि यहां पर अगर 0 हम लिख भी दें तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसमें अगर हम 0 खत्म करते हैं तो वो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, वो 2500 की बजाय 250 हो जाएगा। तो वहां पर जो 0 था वो सिग्निफिकेंट था, तो टोटल मिलाकर सिग्निफिकेंट हमारे पास 4 हुए और यहां पर हमारे पास सिग्निफिकेंट कितने हुए? सिर्फ 1 हुआ, क्योंकि यहां पे अगर 0 हम लिख भी दें तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो उस डिजिट पर इफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट
अगर हम इसको देखते हैं 0.00237, इसमें वो कह रहा है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। अब पॉइंट्स को या डेसिमल को उठाकर हम एंड पर ले जाते हैं राइट साइड पे, तो हमारे पास 237 बचेगा। इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। 0 अगर हम लिखते भी हैं तो उनकी वहां पर कोई वैल्यू नहीं होगी। नहीं है। सेम जब हम 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 लिखते हैं, और 7.5 के साथ कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। 5420 ये है, यानी 7.5400 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। अब इसमें अगर देखें, हम इसको 10 की पावर 4 को मल्टीप्लाई कर भी दें तो सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे पास यहां पर डेसिमल आ जाएगा। डेसिमल ऑलरेडी एंड पे है, इसको आगे लेकर जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट हम इनको काउंट कर लेंगे कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं। 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट इसके अंदर आएंगे, क्योंकि 0 इसमें सिग्निफिकेंट होगा। ठीक हो गया। इसी तरह अगले जो उन्होंने बताया है 20.3, इसका एंड पे ले जाएंगे तो 0 यहां पर सिग्निफिकेंट होगा तो 3 होंगे। इसके अंदर 0 डेसिमल को एंड पर ले जाएंगे तो इसमें 4 होंगे, और उससे अगला डिजिट जो 4.00507 लिखा इसके अंदर 6 हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक अगर किसी को कोई समझ ना आई हो तो वो पूछ सकता है। ओके। नेक्स्ट ये वही रूल ही बता रहा है कि आपने इसको कैसे करना है। मैंने आपको इजीएस्ट वे बता दिया है कि आपने किस तरह जो है सिग्निफिकेंट डिजिट्स मालूम करने हैं। उसके बाद हमारे पास मसला आता है स्टैटिस्टिक्स में कि जब हम राउंडिंग कर रहे होते हैं नंबर्स को, ये स्टैटिस्टिक्स में भी आता है और मैथमेटिक्स में भी हमने राउंड करना होता है नंबर्स को, जो कॉन्टिन्यूस नंबर होते हैं। अब पहले हम राउंड कर रहे होते थे सिग्निफिकेंट डेसिमल में, अभी हमने इसको राउंड करना है अगर सिग्निफिकेंट डिजिट्स में, कि आप इसको इतने सिग्निफिकेंट डिजिट्स में राउंड करें। तो बेसिक इसके असूल वही 3 हैं जो पहले हमें पता है। मैं वो रिपीट कर देता हूं कि राउंडिंग के रूल कौन से होते हैं। पॉइंट्स के बाद हमने नंबर को राउंड करना होता है। अगर यहां पर वो क्या है कि आप इसको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कन्वर्ट करें, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट यहां पर मुकम्मल हो जाते हैं 2 पे। तो अब हमने इसको यहां पे रोकना है 2 पे। 2 से अगला नंबर हमने देखना है, अगर वो 5 या 5 से ज्यादा है, 2 से, यानी अगला नंबर हम देखेंगे वो अगर 5 या 5 से ज्यादा होगा तो हम उसको 1 इंक्रीज कर देंगे उसमें। और अगर 2.542 यहां पे हो तो फिर इसको 3 सिग्निफिकेंट में जब हम डिजिट्स में कन्वर्ट करेंगे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में, तो क्या आएगा 2.542 ही आएगा, क्योंकि ये 4 या उससे कम नंबर था। 5 या उससे ज्यादा होता तो हम 2 में 1 इंक्रीज कर देते उसको राउंड करने के लिए, और अगर ये 4 या 4 से कम है तो हम उसमें नहीं करेंगे, इंक्रीज नहीं करेंगे डिजिट। अब इसका तीसरा ऑप्शन देखें, व्हेन द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज एग्जैक्टली 5। अगर डिजिट जो है वो ड्रॉप करने वाला एग्जैक्टली 5 हो, देन एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस इज टू इंक्रीज द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बाय 1। जो हमारी आम तौर पर प्रैक्टिस है, जो हम इस चीज को कंसीडर नहीं कर रहे होते,
ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर 5 है तो फिर 5 से पहले वाले डिजिट को हमने देखना है। जो डिजिट हमने ड्रॉप करना था वो अगर 5 है तो फिर 5 से पहले वाले को हम देखेंगे। वो हम देखेंगे कि वो इवन है या ऑड है। द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बाय 1 इफ द ऑड, अगर वो ऑड होगा तो हम लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में एक ऐड कर देंगे टू लीव अनअल्टर्ड इफ इट इज इवन, और अगर वो इवन है तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, सेम वही रहेगा, यानी उससे जो पहला नंबर था। अब सही होगा। देखें यहां पे 4.535 है, 4.535, 3 हमारे पास ऑड नंबर था जिसमें हमने इंक्रीज या डिक्रीज करना है, वो कौन सा है, 3 है, यानी 2.535 है। इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो हमने जो नंबर रिमूव करना है वो 5 है। जब वो 5 होगा तो हम उससे पहले वाले डिजिट को देखेंगे, अगर वो ऑड है तो हम इसके अंदर एक इंक्रीज कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2.54। और अगर ये इवन होता, यहां पर 3 की बजाय 4 होता, तो हम इसके अंदर ऐड ना करते, वही इवन नंबर जो भी यहाँ पे होता वही लिख देते। अगर 2 होता यहाँ पर तो हम यहाँ पे 2 ही लिखते। ये सिर्फ उस तरह वक्त हमने करना है जिस नंबर को हमने ड्रॉप करना है वो अगर हमारे पास 5 हो। ओके ओके। कितने लोग हो गए क्लास में? 8 पार्टिसिपेंट। 8 लोग हो गए। कलेक्शन ऑफ डाटा। स्टैट्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो हमारा डाटा को कलेक्ट करना होता है, क्योंकि डाटा अगर हमारा सही होगा तो हम इन्फ्रेंसेस भी सही निकालेंगे। अगर डाटा ही हमारे पास सही नहीं होगा तो उसके कंक्लूजन या इन्फ्रेंसेस जो होते हैं वो भी सही नहीं होंगे। यानी वो कहते हैं ना, गारबेज इनपुट तो गारबेज आउटपुट आएगा। The most important part of statistical work is perhaps the collection of the data। यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टैटिस्टिक्स में है वो डाटा को कलेक्ट करना होता है। डाटा को कलेक्ट करने के आगे डिफरेंट हमारे पास मेथड होते हैं, और डाटा की कितनी टाइप्स होती हैं ये चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। डाटा की पहले टाइप्स को अगर हम देखते हैं तो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा होता है। मैं बुक रीडिंग नहीं कर रहा, जस्ट आपको कंसेप्ट ही देता जाऊंगा, जहां जरूरत पड़ी मुझे वहां पर मैं इसको रीड कर लूंगा। सही है, सही है, ठीक है। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं जिस पर पहले कोई भी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस ना हुआ हो, उसको हम प्राइमरी डाटा कहेंगे। और सेकेंडरी डाटा क्या होगा, जो हम किसी सोर्स से डाटा लेते हैं या किसी और ने वो कलेक्ट किया होता है और उस पर कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल प्रोसेस उन्होंने किया होगा, तो वो सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। ओके। एक क्वेश्चन आता होता है इसके अंदर, एमसीक्यूज के अंदर, कि जो इंफॉर्मेशन हमसे नादरा लेता है क्या वो सेकेंडरी डाटा है या प्राइमरी डाटा है। तो काफी लोग ये समझ लेते हैं क्योंकि नादरा का जिक्र हुआ है तो वो डाटा पहले ले रहा है, तो इसलिए ये डाटा सेकेंडरी होगा, वो सेकेंडरी पे लगाते हैं, जो कि गलत है। वो हमसे जो इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं वो प्राइमरी डाटा कंसीडर किया जाता है। The survey research includes the following important steps to define the objectives। यानी कि जब हम कोई रिसर्च कर रहे होते हैं तो ये इसके अंदर पॉइंट्स हैं।
टू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव, यानी पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उसका हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। टू डिफाइन द वेरिएबल्स एंड द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, हम डिफाइन करेंगे वेरिएबल्स जिनके बारे में हमने डाटा कलेक्ट करना है और किस पॉपुलेशन से डाटा हमने कलेक्ट करना है। टू डिफाइन द डाटा कलेक्शन एंड डाटा मेजरिंग स्कीम, और टू डिटरमाइन द appropriate descriptive and inferential data analysis technique, यानी ये भी हमने पहले बता देना होती है कि इस पर हम कौन सी टेक्निक्स लगाएंगे डाटा एनालिसिस के लिए। अब आते हैं हम कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा की तरफ, कि प्राइमरी डाटा हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। पहला है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में यह होता है कि जिस शख्स के बारे में या जिस इंस्टीट्यूट के बारे में या जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने डाटा कलेक्ट करना होता है उनसे जाकर डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, तो वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होगी। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन और पर्सनल इंटरव्यूज, इसके अंदर इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन यानी हम किसी का डाटा किसी और से पूछ लें तो वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। उसके बाद है कलेक्शन थ्रू क्वेश्चनर्स। हम क्वेश्चनर डेवलप कर लेते हैं, जो हम अक्सर अपने रिसर्च स्टडीज के अंदर कर रहे होते हैं कि हम क्वेश्चनर डेवलप करते हैं और जो रिस्पोंडेंट होते हैं उनको हम क्वेश्चनर दे देते हैं, वो उसको फिल करके हमें हैंड ओवर कर देते हैं, तो ये कलेक्शन थ्रू क्वेश्चनर हो जाएगा। और दूसरा ये क्वेश्चनर हम, अगर एक बंदा है वो क्वेश्चनर को रीड नहीं कर सकता या वो उसको इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, तो हम क्वेश्चनर को उठा के वहां से उससे पूछ के भी लिख सकते हैं। कलेक्शन थ्रू इनोमिनेटर्स। अब इनोमिनेटर्स क्या होते हैं? जो डाटा को कलेक्ट करने वाले होते हैं उनको इनोमिनेटर्स कहते हैं। मेरा एक बार इंटरव्यू था पीपीएससी के अंदर और मेरे एक्सपीरियंस पे डाटा कलेक्शन की बजाय एक्सपीरियंस एज अ इनोमिनेटर लिखा हुआ था। और जो पीपीएससी वाले बाहर बैठे होते हैं डॉक्यूमेंट चेक कर रहे होते हैं, वो कह रहे थे कि ये इनोमिनेटर्स का हमें नहीं पता कि ये डाटा कलेक्शन है या क्या चीज है। फिर उनको समझाया कि इनोमिनेटर्स को ही हम डाटा कलेक्टर कहते हैं, तो फिर वो उसको उन्होंने कंसीडर किया था। तो इनोमिनेटर्स होता क्या है, ये ट्रेंड स्टाफ होता है जो डाटा को कलेक्ट कर रहा होता है। तो हम पहले स्टाफ को ट्रेन करेंगे कि किस तरह डाटा उन्होंने जाकर कलेक्ट करना है फील्ड से, और फिर आते हैं हम कलेक्शन थ्रू लोकल सोर्सेस। अब इसमें देखते हैं कि लोकल सोर्सेस में हमारे पास क्या चीज आ रही है। इन दिस मेथड देयर इज नो फॉर्मल collection of data, but the agents or local correspondents are directed to collect and to send the required information using their own judgment as to the best way of obtaining it. This method is cheap and expeditious but gives only the estimates. यानी ये किसी चीज में वो ऑब्जर्वेशंस करके जो लोकल्स होते हैं वो डाटा हमें दे दें, इसको हम कहेंगे कलेक्शन थ्रू लोकल सोर्सेस। कंप्यूटर इंटरव्यूज। रिस्पोंडेंट्स एंटर डाटा डायरेक्टली इनटू अ कंप्यूटर इन रिस्पॉन्स क्वेश्चन प्रेजेंटेड ऑन द मॉनिटर। यानी इसमें क्या होता है, क्वेश्चनर डेवलप कर दिया जाता है कंप्यूटर पर और उसमें वो डायरेक्टली जो है डाटा एंटर करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या चीज आती है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट। ये काफी हमारे पास होता है कि ऑब्जर्वेशनल स्टडी या
एक्सपेरिमेंटल स्टडी में डिफरेंस करना। तो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन एन artificial situations. Basic designs consider the impact of only one independent variables. यानी जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट होता है, जैसे हमारे पास बायो या इस तरह की सेंसेस हैं, फिजिकल सेंसेस जो हैं, उनके एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं लेबोरेटरीज के अंदर। उनके जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनको कम या ज्यादा करके उसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उस पे उनका इफेक्ट चेक किया जाता है। फील्ड एक्सपेरिमेंट्स, लड़के सेक तो नहीं लग रहा? फील्ड कपड़ा एक्सपेरिमेंट। लटका दे लड़के पास उधर ना रहे। उस्मान अपना माइक जो है ऑफ कर दें। फील्ड एक्सपेरिमेंट, मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन अ नेचुरल सिचुएशन। यानी कि फील्ड एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है, मैनिपुलेट किया जाता है वेरिएबल्स को इन नेचुरल सिचुएशंस में। वहां पर हम आर्टिफिशियल सिचुएशन होती है लेबोरेटरी के अंदर, और फील्ड के अंदर जो एक्सपेरिमेंट होता है वो नेचुरल सिचुएशन होती है। जैसे हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की एग्जांपल लेते हैं, तो वहां पे जो भी इनपुट्स या इस तरह की चीजें आ रही होती हैं वो हम नेचुरल एटमॉस्फेयर के अंदर उसको कर होते हैं। अगर उसको हम कंट्रोल कर लेंगे किसी वेरिएबल्स को, तो वो हमारे पास फिर लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्शन ऑफ स्कैटरी डाटा। ये था हमारे पास प्राइमरी डाटा की कलेक्शन के हम कैसे करते हैं, किस सोर्स से करते हैं। उसके बाद कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसा डाटा होता है जो पहले कोई ना कोई कलेक्ट कर चुका होता है। इंटरनल सेकेंडरी डाटा, data generated within the organization itself, such as salesperson's reports, sales invoices, accounting records, ये इंटरनल सेकेंडरी डाटा होता है। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जो सेल्स हो रही हैं या सेल पर्सन जो सेल कर रहा है उसकी जो रिपोर्ट्स हैं, सेल्स इनवाइसेस हैं और उनका जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड वगैरह है वो उसका इंटरनल सेकेंडरी डाटा कहलाता है। एक्सटर्नल सेकेंडरी डाटा यानी जो डाटा हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं वो एक्सटर्नल सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। इसके अंदर हमारे पास ऑफिशियल, द पब्लिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डिविजन्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी जितने भी स्टैटिस्टिक्स के इदारे हैं, इसके अंदर हमारे डिपार्टमेंट का भी ऐड कर दें कि क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस, एग्रीकल्चर उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे जो भी इदारे हैं इनसे जो हम डाटा लेंगे वो ऑफिशियल होगा। सेमी ऑफिशियल जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, रेलवे बोर्ड, सेंट्रल कॉटन कमेटी, ये सारी चीजें जो है सेमी ऑफिशियल में आ रही हैं। पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, उसके बाद टेक्निकल एंड ट्रेड जर्नल, न्यूज़पेपर जो जर्नल्स, ट्रेड जर्नल्स होते हैं या न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके अंदर जो डाटा पब्लिश होता है। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूनिवर्सिटीज, वो भी डाटा कलेक्ट करती हैं रिसर्च पर्पस के लिए, तो वहां से भी हम सेकेंडरी डाटा ले सकते हैं। उसके बाद है एडिटिंग ऑफ द डाटा। जब डाटा को कलेक्ट किया जाता है तो फौरन हम उसको फिर एनालिसिस के लिए नहीं ले आएंगे, बल्कि पहले उसको एडिट करेंगे। अगर उसमें कुछ मिसिंग ऑब्जर्वेशंस हैं या कोई रिस्पॉन्स गलत फीड किया गया है या कोई भी उसमें एरर है तो उनको हम रिमूव करेंगे। कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसमें मिस है तो वो दोबारा हम कलेक्ट करेंगे। ये कहलाता है एडिटिंग ऑफ द डाटा। मैं एज अ एडिटर भी पंजाब ब्यूरो ऑफ स्टैट्स के साथ एक सर्वे में काम कर चुका हूँ। Uses and misuses of statistics. Statistics has numerous uses, यानी इसके कई तरह के इस्तेमाल हो सकते हैं। It is difficult to find field in which statistics is not used, यानी almost जिस भी फील्ड का नाम लोगे उसमें स्टैटिस्टिक्स यूज हो रही होगी। डिफरेंट उन्होंने सब्जेक्ट नीचे बताए हैं या फील्ड बताया है।
A few examples of how and where statistics is used is as under. In experimental sciences, the experimental generate data, it must be collected and analyzed. In government, many types of statistical data are collected all the time. यानी वो एग्जांपल दे रहा है जो हम ऊपर भी इन चीजों को डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट हमारे पास statistical techniques are many times misused. यानी statistical techniques को हम misused भी many times करते हैं. जो डाटा हम ले रहे होते हैं उसके अंदर अगर मेथड को एनालिसिस का कोई लगना हो और हम कोई लगा दें तो इस तरह भी जो रिजल्ट आएंगे, जो कंक्लूजन हम निकालेंगे वो सही नहीं होंगे. फिर उनको अगर हम उन्हीं कंक्लूजन को आगे इंप्लाई कर देंगे तो वो एक खतरनाक काम होगा. तो इसलिए ये जरूरी है कि तमाम चीजों को अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट करके फिर हम एनालिसिस किया करें. ये चीजें बाकी पढ़ लेना. ये हमारा चैप्टर जो है एंड हो गया है. इसकी अब एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज में जस्ट हम एमसीक्यूज को करेंगे. पहले चैप्टर के एमसीक्यूज हैं. नहीं है. नहीं. चलें फिर हम चलते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ. प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. मेरी चाय ठंडी हो गई है. पी ले चाय पी ले. चलें वो साथ साथ में पीता रहूंगा. इंट्रोडक्शन. प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. जब हम डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद मेन प्रोसेस क्या है कि डाटा को हमने प्रेजेंट कैसे करना है कि एक आम बंदा भी उसको समझ सके. रॉ डाटा को हम टेबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या ग्राफ की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये जो टेबल और ग्राफ में हम डाटा को कन्वर्ट करते हैं ये डाटा रिप्रेजेंटेशन कहलाती है. अब डाटा क्लासिफिकेशन. डाटा को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर अगर हम किसी खसूसियत के लिहाज से क्लासिफाई करेंगे तो वो डाटा की क्लासिफिकेशन कहलाती है. ये वन वे क्लासिफिकेशन भी हो सकती है, टू वे क्लासिफिकेशन भी हो सकती है और मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन और क्रॉस क्लासिफिकेशन भी हो सकती है. यानी अगर एक कैटेगरी के साथ हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो वन वे क्लासिफिकेशन कहलाएगी. अगर टू कैटेगरी के साथ हम उसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो वो टू वे क्लासिफिकेशन कहलाएगी. और टू या उससे ज्यादा होगा तो उसको मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन या क्रॉस क्लासिफिकेशन हम कहेंगे. डाटा में आल्सो बी classified according to qualitative, temporal and geographical characteristics. ये नहीं नजर आ रहा. Of data according to the values of a variable characteristics is called a distribution. यानी डाटा को हम जो डिफरेंट कैटेगरी के साथ क्लासिफिकेशन करते हैं वो क्या कहलाती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है डिफरेंट वेरिएबल के या characteristics के लिहाज से. When the variable is expressed in term of location, we get a special or geographical distribution. यानी लोकेशन के लिहाज से यानी जगह के लिहाज से जो डाटा को की हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ये वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको स्पेशल या जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल का डाटा है एक कंपनी का, तो हम उसकी मुल्तान की सेल को लहदा लिख लें और फैसलाबाद की सेल को लहदा लिख लें, लाहौर की सेल को लहदा लिख लें. तो ये जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं ये स्पेशल या जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहलाएगी. और टाइम के लिहाज से अगर हम करेंगे तो वो टाइम सीरीज कहलाएगी कि डिफरेंट ईयर्स का डाटा को हम अरेंजमेंट करेंगे. एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन.
क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है, हम ये क्यों करते हैं? सिंपल यही है कि ये हम इसलिए करते हैं कि हर कैटेगरी का सेपरेट सेपरेट हमको पता चल जाए कि हर कैटेगरी के अंदर कौन कौन है, कितना है। पहला ये होगा कि टू रिड्यूस द लार्ज सेट ऑफ डाटा, यानी लार्ज सेट, अगर हम एक ही तरह डाटा को लिखते जा रहे हैं तो वो लार्ज डाटा होगा, हमें पता नहीं चलेगा कि यहाँ मुल्तान की सेल्स कितनी है, फैसलाबाद की सेल्स कितनी है। जब उनको हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं तो हमें देखने से पता चल जाएगा। टू डिस्प्ले द पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, इसमें हमें सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी का भी पता चल जाएगा जब डाटा की क्लासिफिकेशन हम करेंगे। टू सेव मेंटल स्ट्रेन बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डिटेल्स, यानी इसमें हम कोई अननेसेसरी अगर डिटेल है क्लासिफिकेशन करते हुए उसको हम निकाल भी सकते हैं जो किसी स्पेसिफिक क्लास में नहीं आ रही होगी। टू रिफ्लेक्ट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द डाटा एंड टू प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर कंपैरिजन एंड इन्फ्रेंसेस, यानी हम कंपैरिजन और इन्फ्रेंसेस करने के लिए डाटा को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करते हुए उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहले में वो ये बता रहा है कि शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? म्यूचुअली का मतलब होता है कॉमन, एक्सक्लूसिव उसको माइनस कर रहे हैं कि जो कॉमन ना हो। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में यह आएगा कि कोई ओवरलैप उसमें नहीं होगा, डिस्जॉइंट होंगे, यानी एक कैटेगरी दो ग्रुप में नहीं आ रही होगी, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। उसके बाद वो क्या कह रहा है? द क्लासेस और कैटेगरीज शुड बी ऑल इंक्लूसिव आर क्लासेस दैट इंक्लूड ऑल द डाटा। यानी क्लासेस बनाते हुए हम इस तरह क्लासेस बनाएं कि कोई डाटा जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो हमारा काउंट होने से रह ना जाए। फॉर एग्जांपल, जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं और क्लास लिमिट्स बना रहे होते हैं, हमारी लोअर जो ऑब्जर्वेशन है डाटा की वो अगर 2 है और हम क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं 5 से ग्रुप बनाना शुरू कर देते हैं, तो वो 2 जो है वो मिस हो जाएगी उसमें इंटर होने से। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। The far as possible, the conventional classification procedure should be adopted. The classification procedure should not be so elaborate as a lead to trivial classes, nor it should be so crude as to concentrate all the data in 1 or 2 classes. यानी वो बता रहा है कि डाटा को बहुत ज्यादा भी नहीं फैला देना चाहिए, बहुत ज्यादा क्लासेस भी नहीं बना देनी चाहिए, और बिल्कुल स्मॉल क्लासेस भी नहीं बना देनी चाहिए कि सारा डाटा एक या दो क्लासेस के अंदर आ जाए। नेक्स्ट है हमारे पास टेबुलेशन। डाटा को रोज और कॉलम्स में अरेंज करके लिखना, वो हमारे पास टेबुलेशन कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है। बैठा तो अपना माइक जो है ये बंद कर दें। नेक्स्ट है हमारे पास, ये चीज पढ़ें कि टेबल्स सबसे पहले प्रोफेसर बॉले 1869 to 1967, ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको ये पता चल गया कि ये बॉले जो था ये ब्रिटिश स्टैटिशियन था, और ये उसकी डेट ऑफ बर्थ यानी 1869 से 1957 तक रहा है। रेफर टू अ टेबुलेशन एज द इंटरमीडिएट प्रोसेस between the accumulation of data in whether from they are obtained and the final result accounts the result shown by the statistics. उसके बाद क्या है? टाइप्स ऑफ टेबल्स। टेबल की डिफरेंट
टाइप्स हैं हमारे पास। जनरल पर्पस यानी उसकी दो टाइप्स हैं, पहली जनरल पर्पस या प्राइमरी टेबल्स, एंड स्पेसिफिक पर्पस या डिराइव्ड आर टेक्स्ट टेबल्स। द जनरल पर्पस आर लार्ज इन साइज, आर एक्सटेंसिव with vast coverage and are constructed for reference purpose. The special purpose tables या specific purpose tables are similar in structure and deal with the one or two criterion of classification only. Such are used to analyze or to assist in analyzing data. नेक्स्ट हमारे पास इसकी कैटेगरीज आ रही हैं, जैसे क्लासिफिकेशन की थी उसी तरह हमारे पास टेबुलेशन की भी कैटेगरीज हैं। क्लासिफिकेशन भी हमारे पास सिंगल, डबल या मैनीफोल्ड और क्रॉस क्लासिफिकेशन थी। इसमें भी उसी लिहाज से सिंगल, डबल और मैनीफोल्ड टेबुलेशन है। यानी ये इस किस लिहाज से है? नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से। 1 कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से होगा तो सिंगल, 2 के लिहाज से होगा तो डबल, और उससे ज्यादा होगा तो मैनीफोल्ड टेबुलेशन कहलाएगा। उसके बाद क्या है? द मेन पार्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल आर द टाइटल, द बॉक्स हेड, द स्टब, द बॉडी, 1 आर प्रीफैक्टरी नोट्स, फुट नोट्स and a source. They are described in the next section. Next section में इनको हम देखते हैं। मेन पार्ट्स, पहला टाइटल होता है। टाइटल हमें ये बता रहा होता है कि ये किस चीज का टेबल है, उसकी स्टेटमेंट हम लिख देते हैं कि ये इस चीज का टेबल है, वो टाइटल में आएगा। टाइटल में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ये डाटा किस के लिए है या किस बारे है। अब इंपॉर्टेंट चीजें, बॉक्स हेड और स्टब। जो कॉलम्स की हेडिंग्स होती हैं उसको हम बॉक्स हेड कहते हैं। कॉलम्स की हेडिंग को हम बॉक्स हेड कहेंगे, और जो रो की हेडिंग होगी उसको हम स्टब कहेंगे। ये चीजें बस आपने याद रखनी है कि कॉलम की हेडिंग को हम बॉक्स हेड और रो की हेडिंग को हम स्टब कहेंगे। और बाकी हमारे पास रोज और कॉलम्स के अंदर जो हमारे पास टेबल की बॉडी बनती है, जिसके अंदर हम डाटा लिखते हैं, वो टेबल की बॉडी होती है। प्रीफैक्टरी नोट्स एंड फुट नोट्स, ये प्रीफैक्टरी यानी जो पहले वाला नोट्स, फुट नोट्स जो बाद में नीचे होता है। प्रीफैक्टरी नोट्स gives additional specification of the data. ये कंफर्म कर लें कि जो प्रीफैक्टरी नोट है ये टाइटल के बाद होता है या पहले होता है। With refer to entire row or set row, place them at the end of the appropriate stub and title. यानी इसकी शेप में आ जाए वहां पे हमें पता चल जाएगा। यानी टाइटल के फौरन बाद ये प्रीफैक्टरी नोट है, और बॉक्स हेड ये कॉलम्स की हेडिंग है, स्टब रो की हेडिंग है, और ये जो डाटा इसके अंदर हम लिखेंगे रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, वो उसकी बॉडी होगी, और जो नीचे हम लिखेंगे वो फुट नोट्स होगा, और सोर्स नोट्स हमें बता रहा होगा, तो सबसे एंड में लिखेंगे कि ये डाटा हमने कहां से लिया है। ये आगे एग्जांपल है इसकी, इसको जस्ट आप लोग देख लें। ये अर्बन और रूरल जो हैं ये स्टब हैं, और इसके ऊपर जो मेन हेडिंग्स आ रही हैं वो बॉक्स हेड हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आज हम इधर ही क्लास को ब्रेक करते हैं, कल से हम ये आगे स्टार्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी का यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। एक मिनट मैं देख लूं, अभी जाना किसी नहीं है कि कौन कौन क्लास ले रहा है।
ओके, किसी का अगर क्वेश्चन है तो अपने माइक ऑन करके बात कर सकते हैं। क्लियर है, ये तो सारी चीजें बुनियादी हैं। और जो जो क्लास सही हो सुन रहा गया। है वो भी एक दफा माइक ऑन करके अपनी आवाज दे दे कि पता चले कि वो उन्होंने सिर्फ इसको लगाया रिकॉर्डिंग पे या क्लास ले सर रहे सुन हैं। रहे हैं, अच्छा, महबूब ले रहा है सुन क्लास, रहे हैं सर। ठीक है। और कौन जी है? सर। बस, यानी 2 लोग सिर्फ क्लास में महबूब रहते ही हैं। है। चलें, ठीक है। सही हो, ओके, अल्लाह ठीक हाफिज। हो गया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।